नमस्कार दोस्तों, गोलचक्कर के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इकोनॉमी की जो आपकी क्लास चल रही है, ये सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके क्लास चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो इसको डाउट मत रखिएगा कि सर कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कहाँ से नहीं आएगा। आपको जो मास्टर पढ़ा रहा है ना, वो 100% आपको जो है सेटिस्फाई भी हर क्वेश्चन से करेगा। इसलिए कि मैं आज ये टॉपिक आपका जो सामान्य परिचय था, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो या अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय हो, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बार आप ट्रेंड एनालिसिस जरूर कर लीजिए, देख लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, केवल प्रारंभिक परीक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि मेंस के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं ना इस टॉपिक से, जो मैंने पढ़ाया है, जो मास्टर ने पढ़ाया है, एक बार जो है जस्टिफाई कर लीजिए ना कि क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है भैया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो क्लास जब लास्ट में खत्म होगी तो हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि जो पढ़ाया गया है क्या उससे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या आपकी मुख्य परीक्षा हो। तो आते हैं फिलहाल आज नए टॉपिक के साथ। इससे पहले जो है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के प्रकार, ठीक है ना, अर्थशास्त्र के घटक, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, जैसे हमने कई टॉपिक जो है खत्म कर दिए हैं। उसको अगर आप देखेंगे तभी आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल अपने जो है टॉपिक पे। तो यहां पर अगर हम देखें तो आज का जो टॉपिक आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, उसको विशेषताएं थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल बात सही है, चूंकि लगभग 47% के आसपास लोग कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। भारत की जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या का 46% के आसपास जो है, 46-47%, मतलब कि आधी जनसंख्या साला कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है। तो भाई कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत की है। जीडीपी में लेकिन समस्या क्या है कि जीडीपी में इसकी भागीदारी 17.7% के केवल आसपास ही है, ठीक है ना। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने बताया था भैया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था अभी विकासशील स्थिति में है। हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया हुआ है, इसलिए कि भारत में जो है समाज कल्याण और जो है प्रतियोगिता, मतलब कि लाभ पर, दोनों पर काम करना है, इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी देखिए हमने पढ़ा दिया, वहां पर जाएंगे तो हमने तर्क भी दिया है कि भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों अपनाया, ठीक है ना। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित प्रणाली को आर्थिक विकास के लिए स्वीकार किया गया है। आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टों के मुताबिक विश्व की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। ये सब विशेषताएं मैं बता रहा हूं आपको। सामाजिक न्याय व कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता पर आधारित भारत की अर्थव्यवस्था है। सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व आपको दिखाई पड़ेगा। लगभग जीडीपी में इसका पार्टिसिपेशन आपको 54.7% के आसपास। ये मैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम अपडेट करके नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। फिर विशाल जनसंख्या के कारण जहां जनसांख्यिकी लाभ तो है, जनसांख्यिकी लाभ तो मिलता है, वहीं विश्व की सबसे बड़ा जो है जनसंख्या होने के कारण जो है विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी हमको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कि नई आर्थिक नीति जो एलपीजी मॉडल पर आधारित है एवं आत्मनिर्भर भारत की नीति ने भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल कर दिया है। तो एक कुछ हमने जो है विशेषताएं आपको जो है पढ़ के बताई। तो इसको आप क्या करना है, आप जरूर से जरूर, मेरे भैया रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। वो आपका कंटेंट होगा, वो आपकी बुक होगी, बार बार उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको जो है कंपाइल्ड मैटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को अगर हम देखेंगे या फिर भारत के अल्प विकास का जो मूल कारण है उसको अगर हम देखेंगे तो कई कारण हमको नजर आते हैं। कौन कौन से कारण? कि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है यार। गरीबी मतलब अगर हम देखें एमपीआई मतलब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के जो अनुसार वो भारत का जो 11.3% जो जनसंख्या है वो गरीबी में अभी जी रही है। तो ह्यूज पॉपुलेशन अभी भारत में गरीबी में जी रही है, ठीक है ना। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का अगर सोच सकते हैं कि 11.3% जनसंख्या अगर एमपीआई में जी रही है, मतलब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में जी रही है, तो कितनी बड़ी बात है। तो गरीबी बड़े पैमाने पर। बेरोजगारी का स्तर भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएलएफएस रिपोर्ट 2024 का जो पीसीएस हुआ था, यहीं से एक क्वेश्चन भी आया था कि गरीब बेरोजगारी का दर जो है पिछले कुछ समय से बढ़ा है कि घटा है। तो भाई लगातार बढ़ रही है, ध्यान से रखिएगा कि पीएलएफएस रिपोर्ट, इसको आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कहते हैं। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर के 5.6% हो गई है, ठीक है ना। तो ये आप कारण देंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सब समस्याएं हैं या अल्प विकास का जो मूल कारण है भारत का। फिर औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब कि चाइना ने क्या किया कि एग्रीकल्चर से फिर उसके बाद अपना इंडस्ट्री क्षेत्र विकसित किया। ऐसे ही जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं सारे ने अपना इंडस्ट्री क्षेत्र विकसित करके फिर वो सेवा क्षेत्र को विकसित किया। भारत ने क्या किया कि एग्रीकल्चर से सीधा जंप कर लिया जो है सेवा क्षेत्र पे, मतलब कि ये बीच की कड़ी जो उद्योग क्षेत्र की है इसको गायब कर दिया भारत ने। तो यहां पर जो रोजगार होना चाहिए
चाहिए था, जो विकास का स्तर होना चाहिए था, वो तो गायब हो गया ना। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था की ये समस्याएं हैं या अल्प विकास का मूल कारण है। फिर महंगाई और आपूर्ति संकट, ये भारत में जबरदस्त है। फिर आय असमानता, अगर आप देखेंगे कि भारत का जो शीर्ष 10% लोग हैं, शीर्ष 10%, उनके पास मतलब कि भारत की कुल संपत्ति का साला 70% जो है हिस्सा है। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है। देखिए, जब आप डाटा डालते हैं ना, तो आप जो है चीज़ों को या आंसर को जो है या कंटेंट को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत का जो है 196 देशों में 130वां स्थान है। मतलब कि बहुत खराब स्थिति से भारत गुजर रहा है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार एवं तकनीकी अल्पता का जो है भारत में अभाव है, ठीक है ना। अगर आप भ्रष्टाचार सूचकांक देखेंगे तो 180 देशों में 96 नंबर पर भारत आता है। कितना ज्यादा करप्शन भारत में है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, जो रियल पीसीआई है, मतलब कि रियल या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वो 1,15,000 प्रति वर्ष है। तो ये काफी ज्यादा पीछे, हम विकसित देशों से काफी ज्यादा पीछे हैं। ये 2024-25 के अनुसार मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही जो भारत का राजकोषीय घाटा है, टोटल जीडीपी का 4.8% है, बहुत ज्यादा राजकोषीय घाटा है। पूंजी निर्माण की जो है निम्न दर भारत में, मतलब कि जो है कह सकते हैं कि जैसे विकसित देशों में वो क्या करते हैं, खेती जो है वो मान लीजिए कि किसी बड़ी मशीनरी से करते हैं, लेकिन हम यहाँ ट्रैक्टर से करते हैं। तो वहाँ वो जैसे ऐसे एग्जांपल समझिए कि वो ट्रैक्टर से करते हैं, हम कुदाल से करते हैं, तो हमारा जो पूंजी निर्माण की दर होगी वो निम्न होगी, उनकी जो है हाई होगी, ठीक है ना। असंगठित क्षेत्रों की अधिकता भारत में है। संगठित क्षेत्र होने से जो है हर चीजें सही होती हैं। असंगठित क्षेत्रों में जो है असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। ऐसे कृषि संकट एवं कम उत्पादकता, ये सब सारे फैक्टर जो है क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, या फिर कह सकते हैं अल्प विकास के मूल कारण हैं, ठीक ना भैया। ये आपका मेंस का काफी अच्छा टॉपिक है, उच्च लागत अर्थव्यवस्था। इसको हम हाई कॉस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जब हम जो प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं ना, चाहे वो वस्तुओं का करें या सेवाओं का करें, भाई उसकी कीमत बहुत ज्यादा आती है भारत में। इसीलिए हम कहते हैं कि उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। यहाँ थोड़ा सा हम पढ़ के सुनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो कच्चा माल है, श्रम है, परिवहन है, एनर्जी है ना, या फिर ब्याज दरें उच्च हैं, तो इनके माध्यम से जो हम प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, चाहे वस्तु हो या सेवाएं हो, वो जो है उनके दाम बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। जब उच्च लागत की अर्थव्यवस्था होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ निवेश भी नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ समस्याएं भी हमको जो है जनरेट होती दिखती हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल पढ़ते हैं इसको। उच्च लागत अर्थव्यवस्था, हाई कास्ट इकोनॉमी। जब किसी देश या क्षेत्र में उत्पादन की लागत सामान्य से अधिक होती है, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले माध्यमों जैसे कच्चा माल, श्रम, परिवहन, ऊर्जा आदि के साथ साथ लाल फीताशाही, रंगदारी, कर प्रणाली, सरकारी बंदिशों के कारण उत्पादन महंगा पड़ता है, जिसे हम उच्च लागत वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना भैया। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उच्च लागत अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, ये क्यों होता है। पहली बात तो मिशनरी का आपके पास अभाव है, ठीक है ना। तकनीकी दक्षता का अभाव है। परिवहन एवं लॉजिस्टिक जो है महंगे हो चुके हैं। ऊर्जा की जो है उच्च कीमत है। ब्याज दरें आपने उच्च कर रखी हैं। मतलब कि जो कोई भी व्यापारी जाकर के बैंक से ब्याज लेगा तो पता चला कि उसको 5% पर मिलना चाहिए था, मिल रहा है 7 से 8% पे, तो वो जो है कीमत बढ़ा देती है ना। नियामकीय बोझ, कई प्रकार की जो है बंदिशें होती हैं, नियम होते हैं, बेचारा बार बार जो है कार्यालय के चक्कर काटता रहता है। इसके अलावा महंगा श्रम। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिससे जो है जो अर्थव्यवस्था के प्रोडक्ट होते हैं, सेवा या उत्पाद होते हैं, वो कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, उच्च लागत के होते हैं। इसी कारण इसको उच्च लागत की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, सीधी सी बात है कि परिणाम यही होगा कि उत्पादों के दाम महंगे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कम आप कर पाएंगे, निवेश आप में कम होगा, रोजगार वगैरह जो है अवसर कम होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है उच्च लागत की अर्थव्यवस्था हमने पूरी तरह मेंस के डायमेंशन से समझा। मैं आपसे यही कहा था कि लास्ट में जब क्लास खत्म होगा तो हम जो है कुछ प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से जो हमने पढ़ाया हुआ है, उसकी एनालिसिस हम जरूर करेंगे, उस क्वेश्चन को देखने का काम जरूर करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ये प्रारंभिक परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। हमने बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाए जाने के पीछे हमने तर्क भी दिया था किन कारणों से जो है, क्योंकि भारत को जो है प्रतिस्पर्धा भी करनी है, लाभ पर आधारित काम भी करना है, और इसके अलावा जन कल्याण भी काम करना है। तो ऐसे में हमको मिक्स्ड इकोनॉमी के द्वारा जो है सारी चीजें हासिल हो जाती हैं, इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। फिर क्या कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर जो है निजी स्वामित्व और सार्वजनिक स्वामित्व दोनों होते हैं, ठीक ना भैया। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था आधारित है, नियोजित अर्थव्यवस्था,
वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखिए लगातार आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, सारा कुछ हमने एक एक पॉइंट पूरा डिटेल से बताया हुआ है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी। ये देखिए एक क्वेश्चन आपका की पॉइंट यहाँ पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये पूछ रहा है, ठीक है ना। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक ही पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है मतलब आर्थिक जो समृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है, एक दिशी होती है। ये जैसे जीडीपी हो गया, पीसीआई हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, एक डाटा को शो करती है, ठीक है ना। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है ये चहुमुखी विकास को शो करता है। उसी में से एक जो है छोटा गोला एक क्या है? आर्थिक समृद्धि है। लेकिन जो बड़ा गोला है ये हर डायमेंशन, चाहे वो पर्यावरण का विकास हो, सुशासन का विकास हो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सेवा क्षेत्र का, मानव विकास हो, सारा कुछ जो है इथिकल डायमेंशन का जो है डेवलपमेंट हो, सारा कुछ जो है आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है केवल मात्रात्मक होता है। जब किसी मात्रा के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को जो है मापने का काम करें तो उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर सुनना जरा, कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, नहीं भैया। फिर यक्स में जनसंख्या वृद्धि, नहीं। फिर यक्स में पूंजी निर्माण, अब देखिए पूंजी निर्माण, और जो पूंजी निर्माण होगा तो मात्रा की बात होगी, तो ये आप ऑप्शन मान सकते हो। फिर विश्व बाजार में व्यापार की मात्रा बढ़ती, नहीं। ये जो पूंजी निर्माण की दर है ये जो है आर्थिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? हमने बताया था जब समाजवादी पढ़ाया था हमने, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो भौतिक संसाधन होते हैं इन भौतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है या एक केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। तो इसमें जायज है कि जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था होगी उसमें किसका नियंत्रण होगा? सरकार का, राज्य का, या फिर केंद्रीय प्राधिकरण का? तो ये सरकार का, ठीक है ना। फिर देखिए क्या कह रहा है कि देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक तत्व वे तत्व होते हैं जो अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संचालित नहीं करते। सामाजिक, आप किसी से व्यवहार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या जो है बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो क्या वो जो है कोई प्रोटेक्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी, हमने बताया था कि एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था, दूसरा समष्टि अर्थव्यवस्था। जो समष्टि अर्थव्यवस्था थी इसमें जो है संपूर्ण बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, राजकोषीय नीति हो, मौद्रिक नीति हो, ये सब जो है बड़े बड़े पहलुओं, देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको जो है क्या कहते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था। लेकिन हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था बताए थे कि जब हम इकाई पहलुओं का अध्ययन करें, इकाई पहलुओं, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार, एक व्यक्ति, तो वहां पर व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती? तो हमने बताया था कि भाई सीधी सी बात है कि जो बाजार अर्थव्यवस्था थी इसी को हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताया था, पूंजी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो वहां पर बताया था कि यहाँ पर निजी स्वामित्व होता है, लाभ पर आधारित काम किया जाता है, मांग आपूर्ति और जो कीमत होती है बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर निजी स्वामित्व और सार्वजनिक स्वामित्व दोनों होता है। तो देख लीजिए कहाँ पे है, कह रहा है कि यहाँ कृषि एवं उद्योग, नहीं काटिए इसको। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी भागीदारी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं दिया है। कह रहा है कि श्रम की न्यून कार्यक्षमता, ये बात सही है, श्रम की न्यून कार्यक्षमता भारत में है, कार्यकुशलता की कमी है, प्रति व्यक्ति आय कम है, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पूंजी निर्माण की न्यून दर, ऑफकोर्स पूंजी निर्माण की न्यून दर है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, नहीं, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता है, लेकिन जो है उनका खनन उत्खनन का जो कार्य होता है वो महंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं भाई? देखिए जरा, ये जो है लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि कृषि की प्रधानता, बिल्कुल है। उद्योगों की प्रधानता, नहीं, उद्योगों की प्रधानता भारत में नहीं है। यही तो बीच की कड़ी गायब थी ना भारत में, जिस पर जो है विकसित देशों ने, जिस पर चाइना ने जो है फोकस किया, भारत ने बीच की कड़ी छोड़ दिया है। मतलब कि एग्रीकल्चर से सीधे जंप कर गया भारत सेवा क्षेत्र पे, बीच की कड़ी साला गायब हो गई उद्देश्य क्षेत्र की, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि न्यून प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल ये भी है। बृहद बेरोजगारी, ये भी है। तो 1 3 4 देख लीजिए, 1 3 4। फिर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। अब भारतीय जो अर्थव्यवस्था कैसे? एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, गतिहीन तो नहीं है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है, लगभग 6.5% के आसपास, तो ये तो नहीं होगा आपका। फिर कह रहा है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था हो सकती है, ठीक है ना। फिर अर्धविकसित, नहीं, अर्धविकसित नहीं। फिर विकसित अर्थ, नहीं, तो ये आपका बी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए आईएएस में क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, हमने क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी को पूरी तरह डिटेल से डिस्कस किया है, जितना कि आप बुक में नहीं पाएंगे।
यहाँ पर हमने जो बंद अर्थव्यवस्था बताया था कि यहाँ पर आयात और जो निर्यात होता है ये सब नहीं होता है। मतलब कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के संपर्क में ना हो, उससे ना तो आयात करे ना तो निर्यात करे, ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो देख लीजिए, ना तो आयात ना तो निर्यात। तो ये आपके प्री के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना भैया। अब हम लोग मेंस वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस में क्या क्या क्वेश्चन मेंस के पूछे गए हैं, और हमने जो पढ़ाया, मतलब मास्टर ने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन आ रहा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन आया है 2006 के आईएएस में पूछा गया है, कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। पूरा डिटेल से बताया है कि भारत सरकार के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने के पीछे क्या तर्क थे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता है कि ये जो है जन कल्याण पर भी फोकस करती है और प्रतिस्पर्धा तथा लाभ पर आधारित भी होती है, क्योंकि इसमें जो है सार्वजनिक और निजी प्लेयर दोनों होते हैं, ठीक ना भैया। तो ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती थी, इसलिए भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो एक सारा कुछ जाकर के आप नोट्स या फिर वहां पर जो आप क्लास देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अल्प विकास के विकास की अवधारणा के संबंध में लिखिए। मतलब कि अल्प विकास के विकास, कोई अर्थव्यवस्था है जहां पर अल्प विकास मतलब गरीबी, बेरोजगारी, अवसंरचना का अभाव, तकनीकी या कौशल का अभाव है, तो ये जो अभाव है वही अल्प विकास, उसके विकास के लिए अवधारणा लिखिए। तो मतलब कि जो है आपको अवसंरचनाओं पर, तकनीकी पर, कार्यकुशलता पर, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है तमाम जैसे निवेश पर, है ना, एग्रीकल्चर क्षेत्र पर, उद्योग क्षेत्र पर, इन पर फोकस करना पड़ेगा, फिर जाकर के जो है ये विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी। फिर कह रहा है कि तीसरा वाला क्वेश्चन कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, मतलब कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों के अंतर को स्पष्ट करिए। भाई हमने ये डिटेल से बताया था कि एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र क्या होता है, उद्योग क्षेत्र क्या होता है और सेवा क्षेत्र क्या होता है, पूरा एकदम डिटेल से बताया था कि जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र, जो है प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त उत्पाद को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सेकेंडरी क्षेत्र में, और जो सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र इन्हीं दोनों को जो है क्या देता है, अपनी सेवाएं देता है, सेवा का उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया था, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1950 से 2000 की अर्ध सदी के दौरान सकल उत्पाद में इन क्षेत्रों की भागीदारी में कितना अंतर आया। अरे भाई सीधी सी बात। अच्छा, ये दो क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है और तभी ये 2002 तक पूछ रहा है, तो एक काम करिए, इसको 2024-25 तक ले आइए, ठीक है ना, अपडेट कर दीजिए क्वेश्चन को ही पूरा। तो अगर मैं कहूं कि 2024-25 और 1950-51, ये जो 1950-51 में जो कृषि थी, जो उद्योग था, जो सेवा क्षेत्र था, ठीक है ना, तो जो कृषि क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र था, सेवा क्षेत्र, किसी क्षेत्र का जो भागीदारी थी जीडीपी में वो 67.5%, ठीक है ना। वहीं पर जो उद्योग क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 11.5% और बाकी 22% के आसपास एक कृषि क्षेत्र की भागीदारी थी। लेकिन आप 2024-25 का जब डाटा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जीडीपी भारत की है, इस जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी क्षेत्र है और टर्सरी जो क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, इसकी जो भागीदारी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भागीदारी लगभग ये सेवा क्षेत्र की मिलेगी 54.7%, बहुत ज़्यादा मिलेगी, सबसे ज़्यादा। फिर 27.6% यहाँ पर आप सेकेंडरी क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र की मिलेगी। फिर उसके बाद जो आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 17.7% के आसपास एग्रीकल्चर क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी। तो आप निकाल लीजिए, अब डिफरेंस निकालना है तो वही डिफरेंस करना है। यही कह रहा है ना, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ कह रहा है कि 1950 से 2024-25 कर लीजिए के दौरान जो है सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रों की भागीदारी में कितना अंतर आया। तो आप बता दीजिए कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो 67.5% किसी समय जीडीपी में भागीदारी हुआ करती थी, इतने समय घट करके कितना आ गई है, 17.7 से। उद्योग क्षेत्र में जो है 11.5 था, ये जो है बढ़ करके जो है 27.6। सेवा क्षेत्र में जो 22% किसी समय हुआ करता था, ये बढ़ करके 54 कितना हो गया है, 7% हो गया, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 में समाविष्ट संरचनात्मक सुधारों की विवेचना कीजिए। ये देखिए एलपीजी मॉडल पर आधारित है, जब हम लोग नई आर्थिक नीति पढ़ेंगे तो उसमें एलपीजी मॉडल पढ़ेंगे तो वहां से जो है क्वेश्चन पूरी तरह हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अभिव्यक्ति द्वारा आमतौर पर क्या अर्थ निकलता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था सीधी सी बात है, जहां गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, ठीक है ना, जहां पर जो है अवसंरचनाओं का अभाव, तकनीकी का अभाव, ये सब सारे अभाव हो। तो हमने तो अभी आज ही पढ़ाया तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण, तो ये जो है। फिर कह रहा है कि भारत में अल्प विकास के मूल कारण क्या थे। तो मूल कारण आप बता दीजिए कि जो है भारत में जो है औपनिवेशिक शासनकाल से जो आर्थिक शोषण होता चला आया, फिर बाद में जो है सुधारों के अभाव के कारण, या फिर गरीबी, बेरोजगारी के कारण, या फिर तकनीकी जो है दक्षता के अभाव के कारण, ठीक है ना, अवसंरचनाओं के विकास के कारण, एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन के कारण, उद्योग क्षेत्र की कड़ी गायब होने के कारण, ठीक है ना। तो इन सब क्षेत्रों के कारण जो है भारत अल्प विकास की स्थिति में अभी जी रहा है। फिर देखिए यहाँ पे उच्च लागत की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उच्च लागत की अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, हमने बताया कि भैया जो हमारे सेवा और उत्पाद, मतलब कि वस्तुओं एवं सेवाओं के जो उत्पाद है ना, वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं, क्योंकि जो है श्रम लागत, कच्चे माल
माल, परिवहन, ऊर्जा, ये सब जो है काफ़ी महँगे हो गए हैं। और जब हम महँगे माध्यमों से उत्पादन करते हैं सेवाओं और वस्तुओं का, तो वो भी महँगे हो जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। क्या कह रहा है कि क्या उच्च लागत की अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विकसित हुआ? ऑफ कोर्स विकसित हुआ। तो आप कारण बता दीजिए। यदि हुआ तो कैसे हुआ? तो आप बताइए कि कैसे हुआ, ठीक है ना? तो ये सब पूरा हमने जो है, चाहे प्री हो या मेंस हो, हमने सब कुछ डिस्कस किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ, राष्ट्रीय आय के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।